हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट, बॉयज एंड गर्ल्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि बहुत बढ़िया होंगे और कुछ मेरा कंटेंट जाने की वजह से सुखद महसूस कर रहे होंगे। अब आगे देखते हैं कि इतना व्यवस्थित तरीके से हमारे पास स्टूडेंट आते हैं। हमने जो व्यवस्थित करने का काम किया है पूरे सिलेबस में सब्जेक्ट को, खासकर अभी इतिहास को लेकर जो वीडियो बनाया जा रहा है, मेरा एक ही उद्देश्य है कि आप लोगों के पास सही तरीके से साधन पे अप्रोच बने, जिससे कि हर एक आसान चीज़ आसान हो जाए और इतना आसान हो जाए कि मतलब फिर कोई दिक्कत ना हो। आपकी मेहनत की जो सफलता है वो संपूर्ण रूप में आपको मिले, ये मेरा सबसे मुख्य उद्देश्य है। और बाकी जो क्वालिटी ऑफ कंटेंट की बात है, उस पर थोड़ा सा गौर ना करते हुए अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेंगी जहाँ जो कहीं भी नहीं मिल पाएंगी आपको। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं अभी प्रिपरेशन का, या मध्य अवस्था में है, या आपकी तैयारी जो है एकदम पीक पे है, आप बाउंड्री लाइन पे है, तो सबके लिए उतना ही बराबर ही महत्वपूर्ण रखेगी ये मेरा क्लास। जो मतलब सभी किसी के लिए बराबर ही होगा। तो चलिए, इसके पहले मैंने प्रागैतिहासिक काल को डिस्कस किया था और बताया था कि प्रागैतिहासिक काल में किस तरह से 3 चरण रहे, उनके जीवन यापन, हिस्ट्री, मुख्यतः इतिहास जो है, इतिहास जहाँ से स्टार्ट होता है, शुरुआत होता है, जो कि हमारे सिलेबस के अंतर्गत इस विषय से पूछा जाता है, जो क्वेश्चन बनाकर प्री और मेंस के लेवल पे। तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया, प्रागैतिहासिक काल से 3 वीडियो मैंने डाल दिया है। और आपको कुछ शिकायत होगी तो आप ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगे तो इसको शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और आगे में मैं सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर, जिसको सिंधु घाटी सभ्यता से ज़्यादा हड़प्पा सभ्यता बोलना उचित होता है, और सबसे मतलब अप्रोप्रिएट माना जाता है कि मतलब सिंधु घाटी सभ्यता से हड़प्पा सभ्यता क्यों बोला जाता है। हर एक चीज़ का एकदम इन डेप्थ में विश्लेषणात्मक व्याख्या करेंगे हम अपने क्लास में। और ये सिंधु घाटी सभ्यता से बहुत सारे क्वेश्चन प्री स्तर पे और मेंस के स्तर पे पूछे जाते हैं, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर ये हो जाता है एक तरह से देखा जाए तो। हर एक एग्जाम में ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा वेटेज के साथ ये चैप्टर रहता है। तो इसको समझना और संपूर्ण रूप में इसको बढ़िया से समझ लेना, कि मतलब फिर से कहीं दिक्कत ना हो, या आगे जाकर कहीं कुछ भी 1% भी कहीं से कुछ मतलब इसमें से ना बच जाए, तो उस टाइप का अप्रोच होगा हमारा। तो ये चलिए शुरू करते हैं हड़प्पा सभ्यता, जो कि प्रागैतिहासिक काल के बाद हम लोग पढ़ेंगे भारत के इतिहास में, प्राचीन इतिहास में हड़प्पा सभ्यता। आप लोग नाम तो सुने होंगे, जानते होंगे इसके बारे में थोड़ा बहुत भी, लेकिन आगे का हम बताते हैं कि क्या हुआ है इसमें। हड़प्पा सभ्यता जो है, मुख्यतः माना जाता है कि भारत का जो प्रागैतिहासिक काल रहा, जिसमें मानव का विकास हुआ और ग्रामीण समुदाय और कृषि और विभिन्न व्यवसाय का जब विकास हुआ और सामाजिक संगठन का व्यवस्था आया पूरे भारतवर्ष में, तो उसके बाद हड़प्पा का काल था बीच में, जो कि बाद में अभी तक इतिहासकार मानते थे, कुछ बाद तक इतिहासकार मानते थे, लगभग 18वीं सदी तक इतिहासकार मानते थे कि भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता वैदिक सभ्यता है, और प्रारंभिक बिंदु जो है वो वैदिक काल से ही माना जाता था। लेकिन ब्रिटिश काल में बहुत सारे पुरातत्ववेदा और सर्वेक्षणकर्ता जो थे, बहुत सारी स्थलों का खोज करके पता लगाए, जो कि 1921 में पहला बार किया गया। उससे पता चला कि नहीं, भारतीय संस्कृति और सभ्यता का प्रारंभिक बिंदु जो है वो वैदिक काल नहीं है, वो सिंधु घाटी सभ्यता है या हड़प्पा सभ्यता है। क्योंकि इसके बारे में थोड़ा सा भूमिका हम लोग देख लेते हैं। चलिए, हड़प्पा सभ्यता
इसके बारे में भूमिका ये है कि हड़प्पा सभ्यता भारतीय संस्कृति और सभ्यता का जो वैविध्यपूर्ण इतिहास रहा है लंबे समय तक, उसका एक प्रारंभिक बिंदु ये माना जाता है। पहले नहीं माना जाता था, लेकिन ब्रिटिश काल में जब खोज हुई पूरा स्थलों की, उससे पता चला कि नहीं, वैदिक के काल से पहले भी एक सभ्यता भारत में विकसित और पली बढ़ी थी और बहुत ही उन्नत स्थिति में जाकर समाप्त हुई थी। तो इसके बाद से जब खोज हुआ तो उसका प्रारंभिक बिंदु भारतीय सभ्यता के इतिहास का हड़प्पा सभ्यता माना जाने लगा। तो इसके बारे में हम लोग आगे देख लेते हैं। 1921 में दयाराम साहनी के खोज में एक पहला खोज हुआ था। इससे संबंधित जो पूरा स्थल रहे हैं उसमें सबसे पहला खोज अ, एक मिनट। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित सबसे पहला खोज पूरा स्थलों में अ, हड़प्पा का ही हुआ, जो कि दयाराम साहनी द्वारा किया गया। तो वहां से खोज हुआ, उसके बाद से पहला सभ्यता साबित किया गया कि नहीं, मतलब ये भारतीय इतिहास और के संस्कृति और सभ्यता का ये प्रारंभिक बिंदु है, उससे ही साबित हुआ। इसका थोड़ा सा इतिहास के बारे में हम लोग संक्षेप में जान लेते हैं। आपको बता देते हैं कि हड़प्पा सभ्यता से जितने भी क्वेश्चन प्री और मेंस के लेवल पे बना के पूछे जाते हैं, वो बहुत सारे विभिन्न खंडों में बांट कर दिया जाता है। तो इसका खंड हम लोग और एक क्रम और व्यवस्थित रूप में समझ लेंगे कि किस तरह से कितने खंड में और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, उसी को खंड के रूप में बनाकर बांटा गया है। तो एक क्रम में खंड के रूप में आप लोग जब पढ़िएगा चीज़ों को, तो समझ पाइए कि क्या इसका स्वरूप होता है पढ़ने का, कि इतिहास का, और किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये हमारा उद्देश्य रहेगा कि किस तरह से व्यवस्थित ढंग से कंटेंट को दिया जाए, मतलब कि मतलब वहाँ से फिर क्वेश्चन जब बने एग्जाम में तो कोई भी समस्या की संभावना ना हो। तो एक तो हम लोग भूमिका देख लेते हैं, दूसरा नामाकरण, तीसरा काल निर्धारण हड़प्पा सभ्यता का, और चौथा निर्माता। निर्माता के बारे में देख लेंगे। उद्भव के संबंध में देख लेंगे कि उद्भव क्या क्या रहा, इसके बारे में कौन कौन से मत रही। उसके बाद विस्तार देख लेंगे। तो थोड़ा सा लंबा वीडियो होने वाला है, आप लोग धैर्य बना कर रखिएगा, चूंकि चैप्टर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर ये माना जाता है प्राचीन इतिहास के संबंध में। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं। अभी थोड़ा सा आवाज को लेकर फ्लैक्चुएशन के को लेकर थोड़ा सा दिक्कत है, इससे लेकर आप घबराइएगा नहीं। हड़प्पा सभ्यता भारतीय संस्कृति का लंबी एवं वैविध्यपूर्ण इतिहास का प्रारंभिक बिंदु माना जाता है। 1921 में दयाराम साहनी, आप लोग ऑब्जेक्टिव के रूप में पढ़े होंगे, कि खोज ने पहला सभ्यता साबित किया। ठीक है, इसका इतिहास थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि इससे पहले जो प्रागैतिहासिक काल के जो भी पूरा स्थल है, उनके साक्ष्य को खोजने का और सर्वेक्षण करने का काम जो है भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग करता है, जिसका स्थापना जो है जिसका स्थापना लॉर्ड कर्जन, एक वायसराय थे हम लोगों के ब्रिटिश काल में। कर्जन के समय में उसकी स्थापना भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग का हुआ, जो कि विभिन्न तरह के प्रागैतिहासिक काल से संबंधित स्थल और पुरातात्विक स्थल और साक्ष्य खोज कर उसका सर्वेक्षण और उसका वर्णन करने का काम करती है। तो उन्हीं के काल में, उसके बाद 1921 में जब उस विभाग का, भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग का जब महानिदेशक जो थे जॉन मार्शल थे, जॉन मार्शल, जब जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व विभाग के एएसआई जिसको बोला जाता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसका महानिदेशक 1921 में जॉन मार्शल बने। इन्होंने भारत में बहुत सारे पुरातत्व स्थल के खोजने में बहुत ही उत्सुकतापूर्ण काम किया, जिसके वजह से बहुत सारी
चीज़ें निकल कर सामने आई, तो उनके निर्देशन में, जॉन मार्शल के ही निर्देशन में, जो कि महानिदेशक थे भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग के समय में, दयाराम साहनी जो थे भारतीय पुरातत्ववेत्ता थे, उन्होंने हड़प्पा का खोज किया 1921 में। और राखल दास बनर्जी राखल दास बनर्जी ये भी एक भारतीय पुरातत्ववेत्ता थे, जिन्होंने मोहनजोदड़ो का खोज किया 1922 में। एक साल बाद राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का खोज किया, उससे एक साल पहले हड़प्पा का खोज किया गया था, हड़प्पा स्थल का। ये ये स्थल जो है, दोनों स्थल जो है वर्तमान में पाकिस्तान के क्षेत्र में पड़ते हैं। कहाँ थे और क्या थे, इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ से निकल कर आया हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। 1921 में जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का, और राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का खोज किया, जिसके वजह से माना गया कि भारतीय इतिहास के, सभ्यता और संस्कृति के इतिहास का प्रारंभिक बिंदु जो है वो वैदिक काल ना होकर हड़प्पा सभ्यता थी, ठीक है। यहाँ से हम लोग और एक चीज और जान लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारतीय पुरातत्व विभाग के जन्मदाता अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। यह भी क्वेश्चन बनाकर पूछा जाता है कि भारतीय पुरातत्व विभाग के जन्मदाता कौन है, और इसका नींव जो है लॉर्ड कर्जन के समय में रखा गया, बता ही दिए हैं आपको। और आगे चलकर हम देख लेते हैं कि इसका नामकरण, जब इसका खोज हुआ तो विभिन्न विद्वानों ने बहुत तरह के अलग अलग तरह से वर्णन किए, अलग अलग विषयों पे अलग अलग खंड में इसका वर्णन किया गया। उसमें से एक नामकरण आता है कि नामकरण क्या होना चाहिए, इसका सही नाम क्या होना चाहिए इस सभ्यता को लेकर। तो विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग मत दिए, जिसमें से दो तीन महत्वपूर्ण है जो कि हम आपको बता रहे हैं। नामकरण को लेकर चार महत्वपूर्ण अवधारणा रही है विशेषज्ञों और विद्वानों के बीच में और इतिहासकारों के बीच में। एक पहला नाम इसका दिया जाता है हड़प्पा सभ्यता। अब क्यों दिया जाता है इसका हड़प्पा सभ्यता, हम जान लेते हैं एक बार। हड़प्पा सभ्यता नाम देने के पीछे कारण ये है कि मतलब सबसे पहला जो खोज है पूरा स्थल खोज इसका, इस सभ्यता का सबसे पहला पूरा स्थल खोज जो हुआ वो हड़प्पा का हुआ, जो कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हुआ 1921 में, बताएं दयाराम साहनी। तो इस वजह से इसका नाम दिया जाता है हड़प्पा सभ्यता, कि पहली बार खोज जो हुआ पूरा स्थल का वो हड़प्पा था, इसके वजह से उसका नाम हड़प्पा दिया गया, ठीक है। तो दूसरा नाम दिया जाता है सिंधु घाटी सभ्यता। दूसरा नाम दिया जाता है सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता इसका क्यों नाम दिया जाता है, क्योंकि जब खोज और पुरास्थलों की खोज होने की जब शुरुआत हुई पुरातत्ववेदा और उत्खननकर्ता के द्वारा, जो कि भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग के अंतर्गत काम करते थे, तो जब खोज करना चालू किए तो भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र और पाकिस्तान, उस टाइम में पाकिस्तान और भारत एक ही थे, विभाजित नहीं थे। तो एक तरह से बोला जाए कि समकालीन भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में ही इसका बहुत सारा अवशेष और पूरा स्थल पाए गए। और ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र पूरा हिमालय से निकलकर जो सिंधु नदी और सिंधु नदी के 5 जो सहायक नदियां हैं, चिनाब, झेलम, रावी और ब्यास, सतलज, उसी नदी के आसपास ही बहुत सारे क्षेत्र खोजे गए थे। आज़ादी के समय तक उसी नदी के आसपास तक के भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र तक के ही स्थल खोजे गए थे। माना जाता है कि आज़ादी के समय तक 40 स्थल इसका खोजा गया था, जो कि सिंधु नदी घाटी तंत्र के आसपास ही खोजा गया था। इसके वजह से इसका नाम सिंधु सभ्यता दे दिया गया। पहला, दूसरा जान गए आप लोग। और तीसरा एक आता है सबसे महत्वपूर्ण, सिंधु सरस्वती सभ्यता। इस नाम के पीछे विद्वानों का ये मत है और ये वर्णन व्याख्या किया गया है कि हड़प्पा सभ्यता तो पहला स्थल खोजने के वजह से नाम दिया गया। दूसरा स्थल सिंधु नदी घाटी के आसपास जो
खोज हुए थे, उसके वजह से नाम दिया गया था। अभी कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो जाने के वजह से बीच में डिस्टर्ब होने की वजह से सॉरी। सिंधु घाट सभ्यता नाम दिया गया था। सिंधु सरस्वती सभ्यता नाम इसका सबसे मतलब अच्छा माना जाता है, सबसे बढ़िया और सबसे उचित माना जाता है सिंधु सरस्वती सभ्यता। क्योंकि आज़ादी तक 40 स्थल ही खोजे जा चुके थे, और 40 स्थल जो थे वो सिंधु नदी घाटी के आसपास ही खोजे गए थे। लेकिन सिंधु सरस्वती सभ्यता इसका नाम बाद में इसलिए दिया गया कि आज़ादी के बाद 1947 के बाद जब बहुत सारा पुरातात्विक स्थल का जब खोज हुआ, तो वो सिंधु और गंगा नदी के बीच के में खोजा गया। सिंधु और गंगा के मैदानी क्षेत्र में या पहाड़ी क्षेत्र में, जो कि जम्मू से लेकर उधर पश्चिमोत्तर क्षेत्र से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, इस क्षेत्र से ही सबसे बड़े ज़्यादा स्थल खोजे गए थे। माना जाता है कि 1100 स्थल जो है भारत में सिंधु नदी और गंगा नदी के मैदानी क्षेत्र से खोजा गया था। और उस मैदानी क्षेत्र में कभी बहुत पहले जिस समय ये काल चला था हड़प्पा सभ्यता, एक सरस्वती नदी बहती थी, और जो कि बाद में विलुप्त हो गई माना जाता है। तो इस वजह से इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता का नाम दिया गया। सिंधु और गंगा के बीच में सरस्वती नदी बहती थी, और आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा पूरा स्थल जो खोजा गया लगभग 1100 के आसपास, वो उसी क्षेत्र में खोजा गया। इसका नाम इस वजह से सिंधु सरस्वती सभ्यता भी एक उचित नाम प्रतीत होता है। ठीक है। एक और नाम इसका दिया जाता है कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन आप लोग जानते होंगे कि पूछा जाता है क्वेश्चन बनाकर ऑब्जेक्टिव्स के रूप में कि आपको हड़प्पा सभ्यता किस से संबंधित है। कांस्य युगीन सभ्यता से संबंधित माना जाता है इसको, क्योंकि हड़प्पाई लोग जो थे सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता के जो लोग थे, उन्होंने तांबे के साथ टीन को मिक्स करके एक धातु का निर्माण किया जिसको कांसा बोला गया, और उस कांसे को अब उपकरण के रूप में प्रयोग किया गया, और बहुत ही बृहत रूप में इसका उपयोग हड़प्पा काल में किया गया, जिसके वजह से इसको कांस्य युगीन सभ्यता का नाम दिया जाता है। बहुत सारे साक्ष्य प्राप्त किए गए हैं। तो ये मुख्यतः 4 नामकरण के रूप में मत दिए गए हैं अलग अलग विद्वानों के द्वारा। और इससे ज़्यादा और कुछ नहीं जानना है आपको। दूसरा हम देख लेते हैं एक और पॉइंट, काल निर्धारण। यही मेन मेन खंड होते हैं जो कि पढ़ना होता है आपको, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना होता है। काल निर्धारण के को लेकर बहुत विभिन्न मत सामने आए हैं, चूंकि इसका काल निर्धारण इस वजह से नहीं हो पाया है क्योंकि इसकी जो लिपि है, माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी अभी तक ना पढ़ी गई है ना समझी गई है विद्वानों के द्वारा। मतलब लिखा हुआ इसका अभिलेख तो प्राप्त किए गए हैं विभिन्न स्थलों से, लेकिन अब अभी तक पढ़ने का और समझने का काम नहीं किया गया है। इसलिए इसको आद्य ऐतिहासिक भी बोला जाता है। हम पहले बता चुके हैं, प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। आद्य ऐतिहासिक काल इसको माना जाता है क्योंकि इसमें लिपि का पुरातत्व स्थल और सर्वेक्षण से तो प्राप्त किए गए हैं, लेकिन इसका व्याख्या और वर्णन अभी तक नहीं किया गया और पढ़ा नहीं गया है लिपि। तो इस वजह से इसके काल के निर्धारण में भी बहुत सारी समस्या आती है। वो उनके साक्ष्य के कार्बन डेटिंग के द्वारा, जो कार्बन डेटिंग किया जाता है काल निर्धारण के लिए, उसके द्वारा विभिन्न तरह के उसमें दिया गया है, मत दिया गया है। इसमें एक मत दिया जाता है, और 3 तरह के चरण बताए गए हैं विद्वानों के द्वारा। 3 तरह के चरण बताए गए हैं कि एक एक बताया गया है पूर्व हड़प्पाई चरण। 3 चरण मुख्यतः बताया गया है कि किस काल में ये मतलब हुआ था, तो 3 भाग में बांट दिया गया है। 3 चरण वो थे कि 3500 बीसी से 2600 बीसी तक पूर्व हड़प्पाई चरण, सबसे शुरुआत वाला जो प्रारंभिक बिंदु था वो 3500 से 2600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और दूसरा है परिपक्व हड़प्पाई चरण, जो कि 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और तीसरा है उत्तर हड़प्पाई चरण, जो 1900 से 1300 ईस्वी तक माना जाता है।
इसमें भी अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिए कि ये काल निर्धारण रहा होगा इसका, और ये, लेकिन वजह नहीं दिया गया है सही तरीके से। तो इसका एक सही मतलब देख लेते हैं कि कौन विद्वान ने किसको किस काल को मतलब उचित माना है। इसमें एक भारतीय पुरातत्ववेत्ता थे, डीपी अग्रवाल, जो कि 2350 से 1750 बीसी तक मानते हैं इस काल का परिपक्व चरण, और मतलब कि मतलब मुख्य मुख्य चरण जो था 2350 से 1750 तक माना गया है। मार्टिन व्हीलर एक अंग्रेजी जो ब्रिटिश उपनिवेश काल में भारत में ब्रिटिशर थे, जो कि एक पुरातत्व अधिकारी थे और पुरातत्व पेता माना जा सकता है, और भूवैज्ञानिक थे ब्रिटिश काल में। उन्होंने 2500 से 1500 किसी के आसपास माना है। एक जॉन मार्शल थे, वो भी जुड़े हुए थे भारतीय पुरातत्व विभाग से, जिन्होंने 3250 से 2750 बीसी माना है इस काल को। लेकिन मुख्यतः माना जाता है कि 2500 से 1500 तक वैदिक एरा तक के स्टार्टिंग तक इस काल का निर्धारण किया जाता है। और हड़प्पा सभ्यता का जो पतन है वो लगभग 1700 या 1800 के आसपास से आरंभ हुआ, और वैदिक काल तक आते आते समाप्त हो गया, जो कि 3000 ईसा पूर्व के आसपास तक शुरुआत हुई थी। दूसरा हम लोग देख लेते हैं, नामाकरण हो गया, काल निर्धारण हो गया। अब निर्माता के रूप में देख लेते हैं कि क्या क्या विभिन्न तरह के मत दिए गए हैं कि हड़प्पा सभ्यता के निर्माता कौन थे, मतलब उसका निर्माण उस सभ्यता का किसने किया था। तो उस सभ्यता के निर्माता के बारे में बोला जाता है पोर्टो स्ट्रैड जो है वो एक मतलब इसमें माना जाता है कि ये भारतीय मूल के ही निवासी हैं, जो कि मतलब मध्य भारत में पाए जाते हैं। मध्य भारत में मतलब भारत के ही प्रजाति के जो लोग थे, वही बाद में कुछ विदेशी लोगों से जुड़कर मतलब इस सभ्यता का विकास किया। एक बोला जाता है भूमध्य सागरीय, मतलब मेडिटेरियन बोला जाता है कि भूमध्य सागर के आसपास सभ्यता का जो विकास हुआ था वही लोग आए, और बाद में आकर इस सभ्यता का विकसित किए भारतीय लोगों के साथ मिलकर, भारतीय प्रजातियों के साथ मिलकर। एक मतलब इसका जो या इस हड़प्पा सभ्यता के पूरा स्थल से जो अवशेष प्राप्त हुए हैं, वो अवशेषों की अवधारणा और उसकी विश्लेषण पे उसका कार्बन डेटिंग के हिसाब से अनुमान लगाया जाता है कि इस प्रजाति के ही लोग मतलब इसका निर्माता रहे हैं हड़प्पा सभ्यता के। एक मंगोलायड है, मंगोलायड उनको बोला जाता है, जो कि भारत के उत्तरी क्षेत्र में, जो कि कश्मीर से लेकर फिर पहाड़ी इलाका यहाँ म्यांमार तक, फिर नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये प्रजाति अभी भी पाए जाते हैं सब, उनसे ही मतलब उनके अवशेषों से मिलान करके इसका मत दिया गया है कि मतलब 3 तरह के प्रजाति हो सकते हैं जो कि हड़प्पा सभ्यता के निर्माता रहे होंगे। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण नेक्स्ट टॉपिक है उद्भव को लेकर। उद्भव उद्भव को लेकर अलग अलग मत दिए गए हैं, चूंकि सब में मत विभिन्नता इस वजह से है चूंकि इसका ना लिपि पढ़ा गया है, और एक वजह और है विभिन्नता के वजह ये है कि अवशेष जो इसका प्राप्त हुए हैं और साक्ष्य प्राप्त हुए हैं पूरे भारतवर्ष या पाकिस्तान या अफगानिस्तान से जो अवशेष प्राप्त हुए हैं इसके साक्ष्य के रूप में, वो बहुत ही उन्नत किस्म में प्राप्त हुए हैं। जबकि प्राग ऐतिहासिक काल में सिर्फ पत्थर और पशुपालन और थोड़ा बहुत कृषि के आधार पर ही जीवन व्यतीत होता था। तो उसके बाद से एकाएक इतना उन्नत किस्म में मतलब जैसे कि नगरीय योजना के अंतर्गत उन्नत किस्म का अवशेष प्राप्त हुए हैं कि मतलब पता नहीं चल पाता है कि इसका आदि और अंत कहाँ से रहा होगा। इस वजह से दो मत उद्भव के संबंध में सामने आए हैं विद्वानों के। सॉरी, विदेशी मत, विदेशी उद्भव का मत, विदेशी उद्भव का मत जान लीजिए। दो तरह के मत थे। एक थे कि मतलब कुछ विद्वानों ने बोला कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं वो विदेश से आए हैं, और कुछ
विद्वानों और इतिहासकारों का मत था कि नहीं, वो भारत के ही लोग थे, भारतवर्ष के ही लोग थे जिन्होंने इस सभ्यता को विकसित किया। उद्भव के संबंध में दो तरह के मत दिए जाते हैं, विदेशी उद्भव का मत और देशी उद्भव का मत। विदेशी उद्भव के मत में मुख्यतः माना जाता है, इसमें अलग अलग विद्वान ने मत दिया है इसको, लेकिन इस मत का एक एक मत एक विशेषता पे ये आकर कहा गया, एक मत ये हुआ इसके संबंध में, उद्भव के संबंध में, कि ये जो हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता के विकास का विकास के लिए जो उद्भव के संबंध था, वो मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता जो थी, एक पहले बहुत बीसी मतलब 500 या उससे भी मतलब उस समय के काल में, जिस समय हड़प्पा काल माना जाता है, उस काल में इराक के क्षेत्र को मेसोपोटामिया बोला जाता था, जो कि अभी इराक और सीरिया के क्षेत्र को मेसोपोटामिया बोला जाता था। वो दो नदियों के बीच में एक बहुत बड़ा राज्य के रूप में विकसित हुआ था, जिस पे अलग अलग सभ्यता ने शासन किया। मतलब उस क्षेत्र को बोला जाता है मेसोपोटामिया। दजला और फरात नदी जो है, ये एक मिस्र के ऊपरी क्षेत्र में है, एक इराक के निचली क्षेत्र के बीच के क्षेत्र को मेसोपोटामिया बोला जाता है, जिसमें ईसा पूर्व के काल में बहुत सारे सभ्यताओं का विकास हुआ और विनाश हुआ। ठीक है, तो उसमें मेसोपोटामिया के ही एक क्षेत्र में सुमेरियन सभ्यता बाद में आया, तो वो माना जाता है कि सुमेरियन सभ्यता के लोग ही भारत में आए और भारत में आकर यहाँ के लोगों से मिलकर उद्विकास किया उनका, और बहुत सारी अपनी जो विशेषता थी यहाँ लाकर स्थापित किया, जिसके वजह से हड़प्पा सभ्यता का इतना आधुनिक रूप में विकास हुआ। तो ये एक विदेशी उद्भव का मत है कि मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता के लोग द्वारा किया गया। इस मत से संबंधित कौन कौन विद्वान और इतिहासकार रहे हैं, ये जान लेते हैं। क्रेमर नाम के जो इतिहासकार और विद्वान थे, उन्होंने इस मत में पक्ष दिया है अपना। गार्डन चाइल्ड थे, गार्डन चाइल्ड। मार्शल थे, जॉन मार्शल। व्हीलर थे, व्हीलर आप जानते होंगे, ये नाम बार बार आपको मिलेंगे हड़प्पा सभ्यता के पढ़ने के क्रम में। दूसरा था देशी उद्भव का मत, डीपी अग्रवाल। देशी उद्भव का मत में ये बोला गया कि नहीं, ये मतलब मेसोपोटामिया की सभ्यता से नहीं आए हैं, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्र में जो पश्चिम उत्तर प्रांत में जो प्रजातियां थी, उन्हीं ने विकास किया इस सभ्यता को, और अपना मत दिया कि नहीं, ये देशी उद्भव का लड़ा, देशी मानवों द्वारा, यहाँ के लोगों द्वारा ही मतलब हड़प्पा सभ्यता का विकास किया गया है। इसमें डीपी अग्रवाल थे, अमलानंद घोष थे, ये इन्होंने मत दिया, देशी उद्भव का मत दिया था। ठीक है, तो ये उद्भव के संबंध में आप लोग जान गए, दो मत निकल कर सामने आते हैं। अब चलिए देख लेते हैं आगे, विस्तार इसका देख लेते हैं, विस्तार क्या था, विस्तार इसका किस तरह से रहा है, तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। एक मिनट। दिखाई और सुनाई तो आप लोगों को प्रॉपर दे रही होगी। अगर दिखाई और सुनाई और समझ तीनों आ रहा है साथ में, तो आप लोग एक बार कमेंट और लाइक जरूर करिएगा इसको। ठीक है, विस्तार के संबंध में हम देख लेते हैं कि ये मतलब, ये तो हो गया उद्भव, निर्माता, नामकरण, काल निर्धारण हो गया। इसका विस्तार कहाँ कहाँ तक रहा था, इसके बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। भाई, इसका तो शुरुआत में पश्चिमोत्तर क्षेत्र ही माना गया कि भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र जो थे, अब पंजाब के क्षेत्र, राजस्थान के क्षेत्र और जम्मू कश्मीर के क्षेत्र, वहीं तक विस्तार था। लेकिन बाद में बहुत सारी खोजें हुई, लगभग माना जाता